भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए, किस रूप में आप देख भी रहे हो और ऐसे विकास के कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि अच्छे से हो पाए और या जिनको अभी भी होना बाकी है? देखिए, 25 साल उत्तराखंड इस समय हो चुके हैं और ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया। जी। काम लगातार सरकार कर रही है। हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं क्योंकि ये छोटा सा स्टेट है। छोटा स्टेट होने का मतलब ये है कि यहाँ अपेक्षाएं भी लोगों की ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, अपने इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का, जिस तरह से ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा मोदी जी का तो उत्तराखंड के प्रति बहुत ही आत्मिक लगाव भी है क्योंकि हम देवभूमि के लोग हैं। सरकारें काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है, लगे हैं। ये ज़रूर है कि अभी हमारा जो हमने रजत जयंती के अवसर पर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया, उसमें विभिन्न विधानसभा के विधायकों ने अपने अपने विचार रखे। अभी हमने मैनिफेस्टो तय किए, जो काम हुए उसको उजागर किया, जो नहीं हुए उस पर हमने प्रकाश डाला। लेकिन अब स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हम थोड़ा सा अग्रणीय भूमिका में खड़ा होने का हमने सरकार ने मन बनाया है। मैं तो अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ऐसा नहीं है, उनका भी बहुत बड़ी हिम्मत से वो काम करते हैं, बहुत लगाव से काम करते हैं। उन्हें पता है कि अब पहाड़ पे हम स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से एक नया अचूल परिवर्तन ला पाएँ, इसके लिए वो काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। विधायक लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में लगे रहते हैं। मेरी विधानसभा की अगर बात करें तो अभी देखा होगा आपने, बहुत लंबे टाइम से लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। निश्चित वहाँ पे मेरी 2 बहनों की भी मौत हो गई थी, एक व्यक्ति और भी उसमें मिस हो गया था, मर गया था। लेकिन हम लगे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार भी बड़ी हिम्मत से काम कर रही है और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी का भी बहुत बहुत हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरे यहाँ जो पीएचसी पिलखी थी उसको सीएचसी में उन्होंने अपग्रेड कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे विशेष आग्रह पर धामी जी का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कि परसों अपनी घोषणा में पिलखी के अंदर मेरे पास 2 सीएचसी बन चुके हैं। दोनों में से मानव के अनुरूप या भूमि उपलब्धता जो भी जिस तरह से भी मानक होंगे, उन्हें कहा एक उप जिला चिकित्सालय के रूप में भी हम उसको विकसित करेंगे। दोनों पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही हम कोशिश करेंगे कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ, मेरी घनसाली में नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड की भी बात करता हूँ, जहाँ जहाँ इस तरह से परेशानियाँ हैं उनको हम अच्छा कब कर सके, इसके लिए हम सब सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट अगर कहूँ, मैंने जब 2017 के चुनाव में पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैंने चुनाव लड़ा, मैं जन जन की भावनाओं के अनुरूप खड़ा होने का मैंने मन बनाया। तो आपके पिंसवाड़ जैसे, आपकी गेवाली जैसे, आपकी गंगी जैसे, आपके बच्छड़ गाँव है मेरे पास, एक अमरसर बच्छड़ गाँव, सीमांत गाँव दल्ला जैसे, आपका लोदस जैसे, भणा तल्ला, आपका गौरिया मंजाड़ी, ये मैंने बहुत मतलब सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं कि आज कम से कम हम उन गाँव में पैदल जाना नहीं होता हम लोगों का, हम गाड़ियों से जा रहे हैं। अपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी एक विद्यालय मेरे यहाँ नौलवासा जीआईसी के नाम से, मैं एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में जब वहाँ पे गया था तब 624 बच्चे वहाँ पे अध्ययनरत थे और बच्चों के लिए बैठने के लिए वहाँ पे जो है टाटपल्ली भी नहीं थी हमारे पास। ये 2015 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में 26 जनवरी को जब वहाँ विद्यालय में गया था, तो मैंने जब बच्चों को देखा, जनवरी का महीना, बच्चों का नंगे ठंड में ऐसी खाली उस पर बैठना मैदान में, तो मैंने स्वर्गीय अपने पिता गोबरू शाह जी की पुण्य स्मृति में वहाँ पे बच्चों के लिए टाटपल्ली भेजी थी। लेकिन ईश्वर ने, उन पितरों ने और भारतीय जनता पार्टी की एक जो विकासपरक सोच है, उसने जब 2017 में मैं पार्टी का विधायक बना तो मैंने उस विद्यालय भवन का निर्माण भी कराया, जीआईसी इंटर कॉलेज, और उन बच्चों के लिए मैंने टेबल कुर्सियाँ भी भेजी। तो इस तरह से चाहे वो नौलवासर का जीआईसी हो, चाहे आपका कोट विशन वाला हो, चाहे आपका वो भटगांव वाला हो, ये विभिन्न विद्यालय। मैं आपको बताऊं 2013 की आपदा में
कैमरा कैमरा हमारे पास जीआईसी है, एक बहुत पुराना जीआईसी 2013 में वो विद्यालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। मैंने भाई साहब अभी 2 साल पहले कैमर बालगंगा घाटी में पड़ता अपने 2,54,00,000 रुपया उस विद्यालय के जीआईसी के लिए पैसा दिया। आज बहुत अच्छा भवन बना है और उस भवन का पिछले साल मैंने ही वहाँ पे जो है उस भवन का शिलान्यास वो भी किया, लोकार्पण भी किया। तो हमारी पार्टी ने काम किए हैं, हमारी सरकार ने काम किए। मैं इस बात को अभी स्वीकार कर रहा हूँ कि बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास भी है। हमने कहा ना कि पूज्य अटल जी कहते थे कि जब तक हम किसी काम में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाते तब तक हम विश्राम नहीं करते। तो हमारा एक विज़न है कि अभी मूलभूत जो आवश्यकताएं पहाड़ों पे हैं उनको हम कैसे सुदृढ़ बनाएं, उनके लिए हम कैसा काम करें, इसके निरंतर सरकार काम कर रही है। हम लोग लगे हैं और निश्चित इसके अच्छे और सुखद परिणाम आएंगे। बस अब जंगली जानवरों का आतंक लगातार देखा जा रहा है पहाड़ी जनपदों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, और क्योंकि घटनाएं अब बढ़ रही हैं, जंगली जानवर काफ़ी जो है आतंक मचाते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की जान भी ले रहे हैं। क्या लग रहा है और क्या कोई ध्यान भी दिया जा रहा है या फिर राज्य सरकार क्या कुछ पहल कर रही है इसको लेकर? ये विषय हर बार आता है और मैं आपको बताऊं कि ये तो बंदर, भालू और बाघ ये निश्चित पहाड़ों पे एक बड़ी समस्या हमारे सामने बन रही है। हालांकि ये नहीं है कि विभाग की तरफ से, जैसे माननीय मंत्री जी की तरफ से या विभागीय अधिकारियों की तरफ से हम समय समय पर, मैं तो अपनी विधानसभा में कई जगह बानर पकड़ने के लिए वो पिंजरा होता है उसको भिजवाया, कई जगह भालू के आतंक होते हैं, हमने फॉरेस्ट को वहाँ पे रात दिन उनकी ड्यूटियाँ लगवाई। लेकिन निश्चित ये हमारे सामने चुनौती है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। जैसे बानरों का है, उनको हम चाह रहे हैं कि ये इनकी वंश सजाव घटाने के लिए हम इस तरह से कुछ एक मोटिवेशन का काम भी कर रहे हैं, तो लगे हैं इसमें भी, देखते हैं क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी जंगली जानवरों से प्रभावित लोग होंगे या फिर जो घायल होंगे या फिर जो मृतक होंगे उनके लिए राज्य सरकार खड़ी है। मृतकों को 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो पूरी दी जाएगी घायलों को। किस रूप में आप उसको देखते हैं? ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि निश्चित तो उन्होंने इस क्षेत्र में, मैंने उनका बयान सुना था और वो कर रहे हैं। अभी मैं बताऊँ ऐसा आपको, 2008 में मेरी पत्नी जब प्रधान थी ग्राम पंचायत की तब भी बानर थे, लेकिन एक व्यवस्था थी गांव की। तब क्या होता था कि गांव पंचायत के लोग इकट्ठा होकर एक समिति बनाते थे, उसमें एक व्यक्ति को रखते थे और वो बानरों का और भालू का, ये जो 2-3 लोग जो एक चौकीदार के टाइप में काम करते थे। अब कुछ गाँव की परंपराएँ भी समाप्ति की तरफ हो गई हैं। हर चीज़ को लोग इसी मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये ठीक है, अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ और निश्चित उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो हम पहले से ही देते थे और ज़्यादा अच्छी देंगे, ये हमारा प्रयास होगा। विधायक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आए थे। पिछली बार वो जब आए थे तो उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की बात की थी। आपने भी अपने बेटे की शादी उत्तराखंड में ही की, और ऐसे में क्योंकि अब कल्चर भी वो काफ़ी बड़ा, अब दोबारा जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने योगा सेंटर स्थापित करने की बात भी कही ताकि लोग फिट रह सकें। किस रूप में आप इन दोनों मूवमेंट को देखते हैं और क्या लग रहा है आने वाले समय में कितना फ़ायदा इससे होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं ना कुछ उत्तराखंड के लिए लेके आते हैं। अभी जैसा आप योगा वाला विषय बोल रहे हैं, मैंने अक्सर देखा जो लोग 70 प्लस हैं योगा करते हैं, उनको आज आप हमारे सामने वो एक जीता जागता उदाहरण है। वो लोग इतने फिट हैं, उनको न तो यूरिक एसिड है, न उनको कोई गैस की दिक्कत होती है, ना उनको कोई और बीमारियां होती हैं। तो ये तो सच्चाई है कि जैसे माननीय मोदी जी ने तो बहुत बड़ा काम किया। योग दिवस आज हम 21 जून को पूरा एशिया मना रहा है। तो ये तो योगा तो हमारे लिए निश्चित एक ऐसी सजीवनी है, इसको लेना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए। डेस्टिनेशन वेडिंग को किस रूप में आप देख रहे हैं? वो भी ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए। देखिए, मैं बताऊँ ना, हर व्यक्ति, मोदी जी का तो विशेष है, मतलब मोदी जी को तो आप देख सकते हैं कि उनको तो वो तो मैं समझता हूँ कि इस समय, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर कोई विचार कोई व्यक्ति रखता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, एक विषय यह भी है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं, गणेश गोदियाल को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में बयान जो आ रहे हैं, क्योंकि अब एक तरफ हरक सिंह रावत भी पूरा एक्टिव हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि 40+ सीटें इस बार कांग्रेस लेकर के आएगी, और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि महिलाओं को पेंशन के रूप में या फिर एकल महिला जो होगी उसको 10,000 रुपये तक देने का काम करेंगे अगर सरकार आती है। इन विषयों को किस रूप में देख रहे हैं आप? वो अब सोच रहे हैं, हम कर चुके हैं।
हमने लखपति दीदियों को, कई लोगों को हमने लखपति दीदी बनाने का जो एक लक्ष्य रखा था, उसमें हम कामयाब हुए हैं। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कई महिलाओं को स्वरोजगार से जुड़ने का काम किया है। उनको तो तब सोचना चाहिए था जब वो सत्ता में थे, उनको तब याद आती है जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। बहुत ईमानदारी से कहूँ तो कांग्रेस के मित्रों ने तो विशेषकर एससी के लोगों को तो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अब लोग इस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना दिया है कि हम खड़े रह सकें, इतना नहीं दे सका कि हम एकदम सेल्फ हो जाएं। उनकी मानसिकता को, कांग्रेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सारी दुनिया जानती है, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने सिर्फ जब उनको तब याद ज़रूर आती है जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तब उन्हें कोई याद नहीं आती। मैंने कहा ना कि हमारा तो एक लक्ष्य है कि हमने हज़ारों दीदियों को लखपति बनाने का काम किया। हमने उन कृषकों को, उन गरीबों को जीरो बैलेंस पे लाखों रुपया उनको जो है हमने केसीसी के रूप में देने का काम किया। हमने तो पहले ही महिलाओं के लिए काम करना है और मजबूत करने के लिए हमारा और आगे मैनिफेस्टो में तय है। अच्छा, क्योंकि वोट चोरी की बात अक्सर विपक्ष करता है। बिहार के जो जब चुनावी नतीजे आए तो काफ़ी बढ़त आप लोगों को मिली। अब उत्तराखंड में भी क्योंकि ये कह रहे हैं कि वोट चोरी होती है, वोटों की चोरी आप लोग करते हैं, इस तरह के आरोप जब लगाते हैं कांग्रेसी, तो किस रूप में आप लोग देखते हैं, क्या उसके लिए कहें? देखिए, जिस तरह से अपने युवा मुख्यमंत्री धामी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार हमारी चल रही है, निश्चित उनके पास अब कुछ बोलने को नहीं है। वो वोट चोरी का, वोट चोरी तो उनको हर जगह है। जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ वोट चोरी नहीं होती, जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी हो जाती है। तो ये तो मेरी समझ में नहीं आती उनकी बात। ये वोट चोरी होता क्या है? वोट चोरी क्या जब तक उन्हें 70 साल तक राज किया तब वोट चोरी नहीं थी? ये भ्रमित करने वाले बयान हैं। ये अपने मन को बुझाने वाला है कि अपने को थोड़ा सांत्वना दे दो कि वोट चोरी हो गई। कहाँ चोरी हो गई? कौन चोरी कर रहा है? जनता सब समझती है। देखिए, खंडूरी जी ने एक बार, खंडूरी जी अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और अपने भारत सरकार में मंत्री भी रहे। जनरल साहब ने कहा था, वोटर्स जब वोट देने जाता है तो हम उनसे एक आग्रह जरूर करते हैं कि आपके पास कलम भी है, आपके पास कागज़ भी है, कागज़ निकालो, कलम निकालो और 5 साल का हिसाब निकालो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें वोट दे देना, आपको अच्छा नहीं लगता तो वोट मत देना। तो लोगों को अच्छा लगता है, हमें वोट देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। 102 सीटें लड़े, 92 जीत गए, तो वोट चोरी का उनके पास कोई, मैंने कहा ना, उनके पास कोई बोलने के लिए नहीं है। उनके पास मात्र यही चीज़ बोलने के लिए है कि वोट चोरी हो गई। अभी तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे वो। पहले देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने तो खैर कांग्रेस को देखा ही है, मैंने कांग्रेस के अंदर कभी मेरा जीवन नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस के लोगों ने हमेशा, उनको तब यादें आती हैं महिलाओं की, एससी के लोगों की, सामान्य वर्ग के, आम जनमानस की, उन्हें याद तब आती है जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनको कोई याद नहीं आती। तब तो उनको एक चलने की आदत बनी रहती है, हम जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन भाजपा क्या करती है? भाजपा हर व्यक्ति को विश्वास में लेकर, उसको सुझाव को मेंशन करके ही हम किसी निर्णय पे जाते हैं। तो हमारा और उनके काम करने में बहुत अंतर है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमने कहा ना कि अभी 10 साल तक लगातार 9 साल हमारी सरकार को उत्तराखंड में अब होने वाले हैं, आगे हमारी सरकार बनेगी। लेकिन ये भी बहुत स्पष्ट है और बहुत, मैं मन से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारा मैनिफेस्टो भी साफ है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और प्लान पे कैसा काम करें, इसके लिए हमारा सब। क्या 2027 का जो आपका विजय रथ है बीजेपी का, उसको रोक पाएंगे कांग्रेसी? क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि विजय रथ रोकेंगे आपका। देखिए, हम अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जनता की अदालत में जाते हैं। हम अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जनता के बीच जाते हैं और वही हमारे जीतने का मूल मंत्र भी है। हम कहते भी उतने हैं जितना निपटा है और हम उन चीज़ों को करके भी दिखाते हैं, इसलिए जनता हम पे विश्वास करते हैं। निश्चित हम देखना बहुत अच्छे बड़े मैंडेट के साथ फिर उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएंगे और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा कोई विषय है। और ये बौखलाने दो, ये वोट चोरी की बात करें, करने दो, ये महिलाओं को याद करें, करने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कहा ना, हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड एक स्वावलंबी उत्तराखंड बने, हर युवाओं का सम्मान हो, रोजगार हो, महिलाओं को सम्मान हो, रोजगार हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, उनके मान प्रतिष्ठा, उनकी हर सेवा में हम कामयाब हो सकें, ये हमारा लक्ष्य है। अब हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, जैसे मैंने कहा, इस पर हमारा विशेष ध्यान है। 2027 के चुनाव की लड़ाई के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम तो जब चुनाव जीत के भी आते हैं उसके बाद भी हम तैयार रहते हैं कि कहाँ पे कौन से चुनाव में जाना पड़े। हम कभी, हमारा राजनीतिक रथ जो है
हमारा राजनीतिक जो अपना मत है भारतीय जनता पार्टी का, हम किसी भी चुनौती के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। कांग्रेस को तो अब याद आ रही है, अब कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, अलाना हो गया, फलाना ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अलाना नहीं हुआ। आजकल आप देख रहे हैं कई जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, यही लोग करा रहे हैं, इन्हीं लोगों का है मत है। लेकिन झूठ के पुल ज़्यादा नहीं चलते, सच्चाई की दूब हरी होती है। हम माननीय मोदी जी के किस नेतृत्व में हम काम करते हैं, हम मोदी जी के एक सिपाही के रूप में हम उस दल के लोग हैं। हमें जो आदेश होता है, जो हमारी ज़रूरतें होती है, हम उनको सरकार के सामने रखते हैं। सरकार निश्चित उन पे बहुत गहन चिंतन और मनन करते हैं और हम उसको काम करते हैं, इसलिए हमारी जीत होती है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाब समझी हमारे साथ मौजूद हैं। बस आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो है मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से रूपरेखा इसकी होगी और क्या लग रहा है किस तरह से होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी उत्तराखंड शिक्षा परिषद से ये बात सुनने में आई है कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सभी स्कूलों में सभी शिक्षा के जो संस्थान हैं सब में राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान मैंडेटरी करना चाहिए। तो उस पर मैंने ये कहा है कि अगर सरकार ये निर्णय लेती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और क्योंकि जो वंदे मातरम है इसके ऊपर हम सब जानते हैं कि किस तरह से देश की आज़ादी पर जो माँ भारती के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उसमें बहुत मुसलमान भी थे जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। और वंदे मातरम पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी शहादतें दी, फांसी के फंदे को चूमा, जिसमें अशफाकुल्लाह खान साहब थे। हमने देखा किस तरह से डॉक्टर ए आर रहमान जो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और उन्होंने उस गाने को बहुत खूबसूरती से निभाया है, माँ तुझे सलाम। तो मैं यही मानता हूँ कि संस्कृत में बोले गए राष्ट्रीय गीत को अगर मुस्लिम समाज उर्दू में पढ़ के देखे तो जैसे उसका अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं जो बिहार के गवर्नर हैं, उन्होंने किया है और उन्होंने सलाम को और अज़ियत के और गहराई से उसे प्रेजेंट किया है और उस सलाम को तस्लीमात कहा है। तस्लीमात तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्कन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फ़िज़ाओं से, तस्लीमात माँ तस्लीमात। तेरे रातें रोशन चाँद सी, तेरी रौनक सब्ज़े फाम सी, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। और इस तरह से माँ को बताते हुए और एक खूबसूरत नज़रिया माँ का पेश किया। हम मुसलमान हैं, हम इस मुल्क की आज़ादी में, शादाब शम्स ने नहीं दिया है नारा, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये देश की आज़ादी का नारा था और मुस्लिम समाज के तमाम लोग इस नारे को लगाते हुए फांसी के फंदों को चूम रहे थे। तो हमने मुल्क को अपनी माँ माना है, माँ वतन हिंदुस्तान, इसकी जिंदाबाद करते हैं। और अपनी माँ की तारीफ़ करना किसी भी मज़हब में कहीं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर इस राष्ट्रीय गीत के माध्यम से माँ की तारीफ़ की जा रही है कि माँ तू मीठे पानी से भरी है, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत ज़ुबान है, तेरे बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तो माँ के पैर तले तो जन्नत होती है, मुसलमान ये मानता है। तो जिस माँ के लिए हम शहादत देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, अगर उसकी माँ की तारीफ़ की जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है। समझ का फेर है, भाषा का फेर है। और मेरी दरख्वास्त भी है मुस्लिम उलमाओं से कि इसका उर्दू अनुवाद करें, इस राष्ट्रगीत का हिंदी अनुवाद करें, अपने बच्चों को समझाएं। भाव पॉजिटिव होना चाहिए। उसको कई बार कई लोगों ने उसके भाव को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और मुस्लिम समाज गुमराह हुआ। मैं कह रहा हूं कि अगर अपनी माँ की तारीफ करना गैर इस्लामिक है तो मैं ये मानता हूं कि वो गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। किसी कीमत पर भी माँ की तारीफ़ करना गैर इस्लामिक नहीं हो सकता। हमेशा ये एक पॉजिटिव साइन रहा है और हम भारतीय मुसलमान हैं, हम औरों से अलग हैं और इसका एक खूबसूरत संदेश देश के मुसलमानों को देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मदरसों के अंदर भी इसके उर्दू में तर्जुमा करके बहुत शानदार तरीके से अच्छे अनुवाद लिखे जा सकते हैं और अपने बच्चों को राष्ट्रगीत गाकर सुनाया जा सकता है। बच्चे गा सकते हैं और जब एक बार आप किसी चीज़ को समझ के गाएंगे तो फिर किसी भी भाषा में गाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उत्तराखंड की डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हुई है, किस रूप में आप लोग देखते हैं और इसके लिए क्या कुछ कार्य कर रही है आपकी सरकार? देखिए, लगातार युवा मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एक बड़ा बदलाव है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बड़े बदलाव में ये कौन नहीं चाहेगा कि मेरे प्रदेश के अंदर जो न्यूसेंस आया है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन लोगों को अलग होना चाहिए। उनका क्या मतलब है? जो मेरे पहाड़ की बोली को, मेरे पहाड़ की भाषा को नहीं समझते, पहाड़ के कल्चर को नहीं समझते, जो बैजी और भुली के रिश्ते को नहीं समझते, उनका पहाड़ में कोई काम नहीं।
और इसलिए मैं मानता हूं कि जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी, जो अलग अलग देशों से आए हुए लोग जो मेरे प्रदेश में रह रहे हैं, उनके बारे में अगर मेरे युवा मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहाँ एक अभियान चले और उसके तहत हम चेकिंग करेंगे कौन आदमी क्या क्या है, तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। सब लोग ताकत के साथ साथ हैं और ये उत्तराखंड की जो देवत्व है उसको बचाने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ झूठ के लिए, असत्य के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ महासु देवता भी हैं और हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ न्याय के देवता हैं, गोलजू देवता हैं। तो क्या आप ये मानेंगे कि क्या जिस तरह से ये लाइनअप चल रहा है कि कालनेमी बनकर लोग घूम रहे हैं, अपने नाम बदल के घूम रहे हैं, धर्म बदल के घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई भी समाज का, सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति इसके लिए मना नहीं करेगा। कोई भी अगर बहरूपिया बन के घूम रहा है, दूसरे समाज का लोगो लगा के घूम रहा है, अपने गलत नाम बदल के घूम रहा है, तो इसका मतलब उसकी नीयत खराब है। देवभूमि में किसी कीमत पर भी किसी न्यूसेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार इसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है और बहुत सख्त है। वो अधिकारी जो ऐसे लोगों को खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी उन्हें चिन्हित किया जा रहा है कि कौन है ऐसे लोग जो कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी कीमत पर भी देवभूमि उत्तराखंड के जो डेमोग्राफी है उसे ख़राब नहीं होने दिया जाएगा और जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ के कल्चर को हम किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार का मत बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह से ये भी देखा जाता है कि धामी सरकार जो मदरसे मज़ारों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, युवा मुख्यमंत्री ने दो बातें कही, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और मज़ारों की बात जहाँ तक आई, मज़ार जो वक्फ में दर्ज है, अगर उसके ऊपर कोई आँच आती है तो हम भी विरोध करेंगे। कोई डिपार्टमेंट अगर गड़बड़ करेगा तो बैंड बजा देंगे उस डिपार्टमेंट की, लेकिन जो वक्फ में दर्ज होगा उसी पे तो बोलेंगे। अब जितनी मज़ारें तोड़ी गई उसमें 99.9% मज़ारें तो वो थी जो वक्फ में कहीं से कहीं तक दर्ज नहीं थी। एक आधी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ हो गई, उसके खिलाफ हमने भी अपनी शिकायत दर्ज की, लेकिन अक्सर जो कार्रवाई हुई वो कहीं दर्ज नहीं थी। अब ये दो कारण हो सकते हैं, या तो लोगों ने अपने धंधा बना लिया था अपने प्रॉफिट और लॉस का, और अगर वो पुरानी मज़ार थी तो वक्फ में दर्ज क्यों नहीं थी। तो दोनों चीज़ें अपने सामने हैं। तो हम ये कहते हैं कि सही के साथ चलना चाहिए। जब आप सही और सत्य के साथ चलते हैं तो आप सही रास्ते पे चलते हैं, जब आप गुमराह होते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। हमारा मानना है कि अभी तक युवा मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए हैं उस पर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी पर शादाब शम्स थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो भी लगातार गतिमान है और उत्तराखंड में किस तरह से कार्य चल रहे हैं वो भी उन्होंने बताया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।